हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आज फिर से लेके आ गया हूं टॉप 25 सीरीज़ का अगला सेशन। आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे 25 क्वेश्चन। आप भी बनाइएगा मेरे साथ आराम से सारे, और अपने कदम को बनाते हुए अपने कदम को मंजिल की ओर ले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इस मोटिवेशन को के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। मेरा अपना पहला प्रश्न है, यदि √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b √15 है तो a का मान ज्ञात करें। चलो लेते हैं पहला प्रश्न, बनाइए। बोल रहा है √5 प्लस √3 इज इक्वल टू √5 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b √15 और a का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका हम परिमेयीकरण कर दें तो क्या हो जाएगा। ऊपर में ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी हो जाएगा। यानी ऊपर में हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 ए बी √5 इंटू √3 √15 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 3 2, ठीक ना, इज इक्वल टू a प्लस बी √15। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये 5 और 3 8 और ये 2 है तो ये 2 से कट जाएगा। ये 8 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, प्लस ये 2 तो कट गया, अब हो जाएगा ये √15। ठीक, इज इक्वल टू a प्लस बी √15। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। अब 2 कैसे काटे नहीं समझ में आ रहा है क्या। ये 5 और 3 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 8 प्लस 2 √15 बटा 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचेगा, तो ये 4 प्लस √15 यहीं से आया है ना। ये हो गया। अब देखिए, a के जगह पे क्या है 4 है और b के जगह पे क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। इस तरह से a बराबर क्या हो जाएगा 4। 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इनके अन्य 2 शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाइए, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। एक चतुर्भुज है मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ बना लिए खराब सा, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है। इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 23 का, इसका 23 है। अब इस पे इस छोर पे एक ये लंब है 90 डिग्री का और इस छोर पे एक लंब है ये भी 90 डिग्री का। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है इस चतुर्भुज का। ठीक, अब देखिए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आधार पता हो और ऊंचाई पता हो, दिया हुआ एक 7 है और 17 है, मान लीजिए ये 17 है और ये 7 है, ठीक ना, ये 7 है और ये 17 है, तो आराम से निकल जाएगा। क्या होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए, दोनों का बेस कॉमन है 23, अब दोनों का जोड़ना ही है तो हम कर सकते हैं 1/2 कॉमन, 1/2 इंटू बेस कॉमन ले लेते हैं 23, और दोनों का हाइट को
योग करेंगे यहाँ पे, यानी 17 + 7 क्या हो जाएगा 17, नहीं अच्छा लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुना 23 और गुना 17 + 7 क्या हो जाएगा 24। अभी काटेंगे 2 से तो ये 12। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे, 1/2 इंटू बेस दोनों का कॉमन है 23, तो ये ले लिए कॉमन, और h दोनों का जोड़ दिए 17 + 7। इस तरह से हमारा आंसर 276 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसा लग रहा है प्रश्न, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 गुना के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि अपने का 9/4 गुना हो जाएगा, 9/4 गुना, यानी ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है ना। अपने का 9/4 यानी ये प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ, और कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष में, टाइम दिया हुआ है। तो कल ही हम बताए थे कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो ये 4 से 9 हो रहा है, पहले प्रिंसिपल फिर अमाउंट और करनी में 2, 4 से हो रहा है कितना 9, और टाइम क्या है 2 को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब 2 को यहाँ पर क्यों रखते हैं, क्योंकि क्या होता है P × 1 + R/100 पावर T, यहाँ पे पावर T होता है। तो इसको हम कंपाउंड से सिंपल इंटरेस्ट में लाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, 2 को करनी बना रहे हैं, और यहाँ पे पावर T को रखते थे तो इसी को हम यहाँ पे करनी में रख दिए, ठीक ना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर रूट होगा तो ये 2:3 हो जाएगा, ठीक ना, 2:3। अब देखिए 2 से 3 हो गया, यानी 1 का इस पर इंटरेस्ट मिला, तो क्या होता है ब्याज बराबर प्रिंसिपल क्या है 2, रेट टाइम क्या है 1, रेट हमको निकालना है बटा 100, ठीक। तो R = 2 से ये कट जाएगा 50, तो R = हो जाएगा 50%। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताए हैं और ये भी है, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस तरह से इसने रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बार बार। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM और 10:30 AM बजे निकलती है, और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ी एक साथ होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई रेलगाड़ी है, वो दिल्ली से चला कहाँ तक, देहरादून तक वो दिल्ली से चला। अब एक रेलगाड़ी जो है वो तो 10 बजे निकल देती है, और दूसरी रेलगाड़ी क्या है 10:30 में निकलती है, और पहले रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी का है 75 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब देखिए ये आधा घंटा पहले निकल रही है, जब आधा घंटा पहले ये ट्रेन निकलेगी तो इसका तो दूरी कुछ ट्रेवल करेगी, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर, यानी मान लीजिए ये 30 किलोमीटर यहाँ से ट्रेवल कर गई। जब ये 30 किलोमीटर रेलगाड़ी ए ट्रेवल कर गई, तब फिर रेलगाड़ी बी स्टार्ट ही हुआ है। अब इसको पकड़ने के लिए इसे ये 30 किलोमीटर आगे मैनेज करना होगा, तो निकालते हैं कि कितने समय में ये मैनेज करेगा, है ना। तो कितने समय में मैनेज करेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 30, और चाल क्या है, जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हो, जब दोनों ट्रेन सेम ही दिशा में जा रहा हो तो दोनों का चाल घट जाता है, इसे सापेक्ष चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। दोनों की स्पीड घट जाएगा,
दोनों का स्पीड घट जाएगा। तो 75 में से 60 चला जाएगा तो आ जाएगा 15, और इस तरह से 2 घंटे में वो एक दूसरे को पकड़ लेगी, ये वाला पकड़ लेगा। तो कितना दूरी चला, अब ये 2 घंटा चला है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल क्या है इसका 75, और कितना देर चला 2 घंटा, यानी 150 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन उसको पकड़ लेगी। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे 15 किस कैसे किए, तो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल घट जाता है, 75 माइनस 60 15। ठीक है, अगर नहीं ये पता है तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कोई सर्कल है, कोई एक सर्कल है और इसमें मैक्सिमम कितना बड़ा इसमें वर्ग हम खींच सकते हैं, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। और इसका परिधि दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा इसमें अगर हम कोई वर्ग खींच सकते हैं तो उसका डायगोनल इसका जो होगा डायमीटर के बराबर है, डायमीटर के बराबर होगा। समझ गए, ये जो डायमीटर है वो वर्ग का डायगोनल होगा, यानी विकर्ण होगा। वही सबसे बड़ा इसमें हम खींच सकते हैं वर्ग को। देखने में वर्ग ना भी लगे तो मान लीजिएगा। ठीक है, ये वर्ग सबसे बड़ा इसमें खींचा जा सकता है। तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अब हमको पता है कि परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 44। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इजकल टू 44। अब देखिए ये कट जाएगा, 22 दूना 44, तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा 7। देखिए अब ये 7 है और ये भी 7 हो जाएगा, डी है। ठीक है, तो डी बराबर ये पूरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 14, है ना। तो डायगोनल क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब पता है हमको डायगोनल इजकल टू क्या होता है √2a बराबर 14। तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 14/√2। अब इसको हम हर का परिमेय कर लें तो a बराबर क्या हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब इसका एक भुजा निकल गया 7√2। 7√2 कैसे आया, √2 से ऊपर नीचे गुना किए तो √2 गुना √2 2 हुआ, 2 से काटे ये 14 7 बार में, यानी 7√2 हमारा a इजकल टू हो गया। ठीक ना। अब तो क्षेत्रफल तो पता ही है सबको, क्षेत्रफल बराबर होता है a², यानी 7√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 गुना 2 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। मैक्सिमम किसी भी सर्कल में अगर मैक्सिमम सबसे बड़ा वर्ग को खींचेंगे तो उसका डायगोनल जो होगा वो उस वृत्त का व्यास के बराबर होगा, मैक्सिमम वही खींच सकते हैं। तो वृत्त का व्यास जो है इसका डायगोनल है, तो डायगोनल इजकल टू √2a होता है। उससे मुझे a पता चल गया, और a पता चला उसका पट से हम स्क्वायर करके निकाल लिए क्षेत्रफल। ठीक, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए अंकों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है कि संख्या क्या है 26 और क्या है 15, 18 नहीं 8 है, 26 15 8
32, 18 और 22। अब माध्यिका निकालने के लिए पहले इसे घटते या बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो अगर बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो 8 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, उसके बाद 22 के बाद 26 हो जाएगा। 2 4 6, 2 2 2 4 5, कौन सा छूट गया? 8 लिख दिए, 15 लिख दिए, 18 लिख दिए, 22 लिख दिए, 26 लिख दिए, 32 छूट गया, 32। ठीक है। अब इसमें माध्यिका निकालने के लिए बीच का 2 अंक, 6 अंक है तो बीच का अंक लेंगे, बीच में ये दोनों है तो माध्यिका क्या हो जाएंगे इन दोनों का 18 + 22 बटा 2, यानी 18 और 22 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 और 9 20 इसका माध्यिका हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 22 के जगह पे 52 कर दें, तो 22 के जगह पर अगर 52 करेंगे तो आ जाएगा 8 15 18 26 32 52। 22 को 52 करेंगे तो 52 लास्ट में चल जाएगा, सबसे बड़ा है, उस अकॉर्डिंग माध्यिका ये दोनों का निकल जाएगा, है ना। तो माध्यिका इन दोनों का क्या हो जाएगा 8 6 14 44 बटा 2 यानी 22। अब दोनों के माध्यिका का अंतर अगर निकालेंगे तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा 22 - 20 बराबर 2। 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों भूतल पर 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए अब बोल रहा है कि 2 खंभा है, एक है 16 मीटर का और एक है 10 मीटर का। ठीक है, ये है 16 मीटर का और ये है 10 मीटर का। अब इन दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है 8, इन दोनों के बीच की दूरी 8 दिया हुआ है। तो बोल रहा है इनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें, इसका दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से ऐसे ये मिल जाएगा, अगर यहाँ जो है नीचे पिलर का नीचे का जो दूरी है वही तो शीर्ष का भी दूरी होगा, जो भूतल के पास दूरी होगा वही शीर्ष पे भी दूरी होगा। ऐसा तो नहीं ना कि ये पोल है तो ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसे सामने है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल रहता है, तो नीचे भी जितना दूरी उतना दूरी यहाँ भी। ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो इस पर अगर सीधा जाएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, अब तो 6 8 10 का ये ट्रिपलेट है, कल भी बताए थे, ये तो सीधे 10 हो जाएगा। अगर निकालना है तो पाइथागोरस से निकालेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर, यही ना हो जाएगा ये कर्ण बराबर। तो 36 + 64 100 का रूट ओवर 10, आंसर हो जाएगा 10। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कोई है जो 4 साल में हो जाता है कितना 8100 और 2 साल में हो जाता है 6400। ठीक है, यानी कोई राशि 2 साल में 6400 था लेकिन अगले 2 साल में 8100 हो गया, यानी 2 साल में ये 6400 से 8100 हो गया। वही वाला नियम देखिए लगाइए, 6400 रेशियो 8100, 2 साल में हुआ है 6400 से 8100 तो 2 लगा देंगे, दोनों का रेशियो है तो ये काट दीजिए, यानी ये 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 81 किसका है 9 का। पूछ क्या रहा है रेट ही पूछ रहा है ना। हाँ, ब्याज की दर, तब 8 से 9 हो गया यानी 1 की वृद्धि, तो ये ब्याज हो गया 1। प्रिंसिपल क्या है 8, टाइम क्या है 1, रेट बोल रहा है निकालने बटा 100। अब 4 से जब काटेंगे 4 दूना 8 और
25 चौके 100। तो R इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 25 अब बटा 2 12.5%। 12.5% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक्स, श्री एक्स और श्री बाई, भाई साहब एक्स और बाई को भी श्री बोल रहा है। श्री एक्स और श्री बाई ने क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। वे लाभ के 50% के बराबर हिस्सेदारी रखने के लिए और वर्ष के अंत में शेष राशि को उनके अनुपातिक निवेश के अनुसार विभाजित किए जाने पर सहमत होते हैं। यदि x को y की तुलना में 800 रुपये कम मिलते हैं तो x का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कोई श्री x है और कोई श्री y है, ये दोनों कितना का निवेश करता है? x 5,000 का और x 4,000 का, y 5,000 का। तो ये 40,000 है भाई और ये 50,000 हो गया। अब जब दोनों के रेशियो निकालेंगे तो 4 0 से 4 0 उड़ जाएगा, यानी 4:5 में निवेश किया। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि आधा जो रेशियो मतलब आधा जो प्रॉफिट हुआ है, जो टोटल प्रॉफिट का आधा वो बराबर बराबर बांटे हैं। मान लीजिए अगर 10 का प्रॉफिट हुआ है टोटल में, तो 5 में 2.5 दोनों किया है, बाकी जो 5 बचा उसको ये इस रेशियो में विभाजित किया है। ठीक ना, तो जो बराबर बांटा वो तो बराबर ही रहेगा, उससे तो मुझे कुछ नहीं है। लेकिन जो आधा बचा हुआ है उसको ये इस रेशियो में डिवाइड किया है और इस रेशियो में डिवाइड करने से ही उसको 800 रुपया एक्स को कम मिला है। ठीक है, यानी यहाँ पे अंतर क्या है? 1 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1 का अंतर किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो 4 का 4 बराबर क्या हो जाएगा? 3200, यानी 3200 रुपया वो इस रेशियो में बांटा है। तो 5 का क्या हो जाएगा? अब टोटल आधा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 9, ये आधा है ना, तो 9 का निकालिए, क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा 9 × 72, 7200 रुपया आधा है। अब देखिए पहले तो रेशियो के हिसाब से x को कितना मिल गया? 3200। अब इसका भी आधा मिलेगा क्योंकि ये आधा है, तो आधा का आधा इसको जरूर मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि स्टार्टिंग में कि जो आधा है उसमें हम दोनों बराबर बराबर विभाजित करेंगे। तो 7200 का आधा हो जाएगा 3600। तो टोटल कितना हो जाएगा? x का राशि टोटल, ये तो आधा मिला, दोनों को बराबर 3600, अब प्लस रेशियो इस रेशियो में बांटे तो 3200। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 3 3 6, टोटल 6800 रुपया मिला है एक्स को, टोटल 6800। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? आधा जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसको बराबर बराबर बांट लिया। आधा कितना? 7200, बराबर बराबर बांटा, दोनों 3600 ले लिया। बाकी जो प्रॉफिट बचा उसको 4:5 में, यानी जिस अनुपात में निवेश किया था, तो इससे तो बराबर ही है दोनों को। तो अंतर कहाँ पड़ रहा है दोनों का? आधा जो बांटा है उसी में, यानी 1 का कितना पड़ गया? 800। एक यूनिट का वैल्यू 800 है, तो 4 यूनिट x का निकालने के लिए बोल रहा है, तो 4 यूनिट का निकालेंगे 3200 रुपया हो जाएगा, यानी 3200 रुपया उसको आधे में से मिला और बाकी आधा तो मिला ही 3200 और इस तरह 3600, इसलिए टोटल अगर निकालें तो 6800 हमारा परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पिता की आयु अपने बड़े बेटे की आयु से 2 गुनी है। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु अपने छोटे बेटे से 3 गुना हो जाएगी। यदि दोनों बेटों की आयु के बीच 15 साल का अंतर है तो पिता की आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है पिता की आयु, ये मान लीजिए पिता हैं, ये बड़े बेटे हैं और ये छोटे बेटे हैं। ठीक है, तो पिता की आयु बड़े बेटे की आयु का कितना गुना है? 2 गुना है। ये बड़ा बेटा का आयु अगर x है तो पिता का हो गया 2x। अब 10 साल बाद जो पिता की आयु है वो छोटे पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है। अब जब 10 साल आगे जाएंगे तो सबका आयु बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पिताजी बढ़ेंगे अब बेटा वहीं पे
रह जाएगा, उसका भी एज बढ़ेगा। तो 10 साल सब में जोड़ दीजिए, यानी 2x + 10, और ये क्या हो जाएगा x + 10। अब इसके बाद क्या है, ये 3 गुना है इसके, है ना। ये जो है पिता की आयु हो जाता है 10 साल बाद छोटे पुत्र से 3 गुना, इसका 3 गुना, यानी ये कितना हो जाएगा छोटे बेटा का आयु बटे 3। समझ में आया, इसका ये 3 गुना हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों बेटों की आयु के बीच 15 साल का अंतर है। ठीक है, अब आयु का अंतर तो हमेशा सेम ही रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हम अगर अपने छोटे भाई से 10 साल के बड़े हैं तो आगे जाल के 15 साल के बड़े हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वो बचपन में भी 10 साल का ही बड़ा रहेगा और बुढ़ापा में भी 10 साल का बड़ा रहेगा, तो इस टाइम भी दोनों का अंतर 15 साल ही हो जाएगा। अब देखिए x - 10 माइनस 2x + 10/3 = 15। ठीक है, अब यहाँ से तो तुरंत निकल जाएगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 30, सॉरी प्लस है ना ये, भाई साहब अभी गड़बड़ हो जाता। 3x + 30 माइनस 2x - 10 = 45। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब 3x में 2x जाएगा, क्या हो जाएगा x, और ये इधर ये जाएगा तो 20 = क्या हो जाएगा 45। तो x = क्या हो जाएगा, इधर ये जाके माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 25। अब देखिए बड़े पुत्र का आयु निकल गया 25 साल। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है पिता की आयु। पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता का आयु क्या है 2x, तो पिता की आयु क्या है 2x है, यानी 2 × 25 = 50। 50 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 500 रुपये पर 40% छूट और 36 एवं 40% के 2 क्रमबद्ध छूट का अंतर ज्ञात करें। देखिए ये 500 है, इस पर पहले 40% का छूट दिया, लेकिन एक दूसरा छूट दिया जो 36% था और 4% था, 2 छूट दिया 36 का और 4 का। तो बोल रहा है दोनों में कितना अंतर है। ये तो 40% है ही, इसमें सक्सेसिव लग जाता है, बताए थे x + y + x/100। ये 2 क्रमागत छूट को एक समतुल्य छूट में बदलता है। देखिए यहाँ पर 36 + 4 + 36 × 4/100 कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस, अब 36 × 4/100 करेंगे तो इसको भागा तो बिल्कुल नहीं देना है, भागा देंगे और 25 से गुना करना लगेगा, ना बाबू ना, इसको भागा नहीं देंगे, सीधे गुना करेंगे। 6 चौक 24 और 4 तिया 12 2 14। अब देखो नीचे 2 जीरो है, इधर से 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे, बस हो गया। अब दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर तो सीधे ही 40 कट जाएगा इसमें, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, हाँ तो दोनों का अंतर तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 कट गया, अंतर क्या है इन दोनों में, तो अंतर आ गया 1.44%। अगर रुपया में निकालें तो 500 का 1.44% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे तो 20, 5 चौक 20 2 22, बाकी 2, अब 5 2 7, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 7 रुपया 20 पैसा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका सक्सेसिव से समतुल्य डिस्काउंट निकाल दिए, इतना हो गया, ये 40 से 40 कट गया, अंतर कितना रह गया 1.44, 1.44% 500 रुपया का निकाल दिए, 7 रुपया 20 पैसा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 × 0.98 × 0.02 - 1। देखिए आप लोग भी बनाते जाइए, नहीं कि सॉल्यूशने देखते रहिए सिर्फ। 0.98 ये है, इसका क्यू है, ठीक ना, प्लस 0.08, सॉरी 2 है ना, इसका क्यू है, प्लस 3 × 0.98 और इंटू 0.02 और माइनस का 1 है। अब कुछ दिमाग लगाइए, ठीक ना, क्या दिमाग लगा सकते हैं,
देखिए ए क्यू है, ये प्लस बी क्यू है, और इसको अगर -1 का क्यूब भी कर देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, यानी सी क्यू भी मिल गया। ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब -3abc मिल ही गया भाई। देखो तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू पे हो गया, तो ये ए क्यू हो गया 0.98 का क्यू प्लस 0.02 का क्यू प्लस -1 का क्यू, ये हो गया। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिए +3abc, सॉरी -3abc होता है ना, -3 0.98 इंटू 0.02 इंटू -1, यही -1 का गुना हो क्या प्लस हो गया, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, ठीक है, ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है, इसका सॉल्यूशन। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर करते हैं, अगर एक इसमें एक कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाता है, ठीक ना, तो पूरा टर्म ये 0 हो जाता है, ठीक ना। तो इसको निकालते हैं, 0.98 प्लस 0.2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.98, इसमें 0.2 जोड़ेंगे तो 10 10 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और एक तो यही है माइनस में, यानी 0 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0, यानी इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 आ गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है तो, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 10 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये 10 है ना, फैक्टोरियल 10, इसमें शून्य की संख्या कितना होता है। किसी भी अंक में या किसी भी मल्टीप्लाई हो या कुछ भी हो, उसमें शून्य अगर नंबर ऑफ जीरो पूछते हैं तो नंबर ऑफ जीरो लाने का 2 ही फैक्टर है, या तो 2 और 5। जहाँ पे ये 2 और 5 मिलेगा तभी ये जाके 0 मिलेगा, ठीक ना। अब 10 में फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, तो 1 0 तो यहाँ मिल गया। अब देखिए 2 इसमें कितना है, इन दोनों में जिसका पावर मान लीजिए n है और m है, तो जिसका पावर कम रहेगा इन दोनों में उतना ही 0 आएगा। दोनों में से कोई एगो नहीं रहेगा तो 0 बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे देखिए 2 पावर है, यहाँ पे भी एगो है और यहाँ पे तो 3 गो है, यानी 2 पे कितना पावर आ गया, 1 3 4 7, 2 पे पावर 7 आ गया। अब 5 पे कितना आ जाएगा, ये 5, और यहाँ पे भी देखिए क्या है, 1 2 है और 1 5 है, तो यहाँ पे 8 कर दीजिए, 8, और यहाँ पे 5 कितना है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, यानी 2 है, 5 पे पावर 2। तो इन दोनों में कितना 2 है सबसे छोटा, यानी इन संख्या में 2 0 आएगा, 0 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये तो ऐसे तरीका हो गया, इसको ऐसे नहीं बनाती तो समझने के लिए बस इतना बता दिए हैं। अगर हम देखें तो इसको अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें, तो जैसे ही 10 है ना, या कोई भी अंक दिया हुआ है तो नंबर ऑफ़ जीरो निकालना है 10 फैक्टोरियल का, तो इसको 5 से भागा देते जाइए, 5 से, ठीक ना। 2 तो जनरली सब में मिल ही जाता है, अगर कोई भी सम संख्या है तो 2 तो मल्टीपल नंबर में मिल जाता है, लेकिन 5 कम मिलता है, तो 5 से भागा देंगे 2 बार 10, बस यही 2 हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए कि यही संख्या रहता फैक्टोरियल 20, चलिए थोड़ा सा समझा ही देते हैं, फैक्टोरियल 20 रहता तो 20 को हम 5 से भागा देते, कितना आता 4, यानी इसमें 4 0 आएंगे। फैक्टोरियल 20 को अगर गुना करते जाएंगे तो 4। थोड़ा सा और बड़ा लेके देखते हैं, अगर फैक्टोरियल 50 आ जाए, ठीक है, 5 से भागा देंगे कितना आएगा 10, फिर 5 से भागा देंगे कितना आएगा 2,
अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। ये जो इधर आ रहा है ना, इसको छोड़ के इन दोनों के जोड़ दीजिए, यानी 10 + 2 बराबर 12 जीरो आएगा इसमें। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन फैक्टोरियल में 0 नंबर पर पूछे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ऊपर वाला को छोड़ के बाकी नीचे जो भी आएगा। और हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है, लगे या ना लगे, समझ गए। अगर लग रहा है, मतलब लगे या ना लगे के मतलब इस सेंस में हो कि 2 है तब नहीं देंगे भागा। 5 से जब तक बड़ा रहेगा यहाँ पे संख्या तो 5 से भागा देते जाएंगे, जितना बार लगेगा वो लिखते जाएंगे, ठीक ना। जितना बार लगेगा, शेष को नहीं, जितना बार लगेगा वो लिखते जाएंगे, ठीक। जैसे 5 से यहाँ भागा दिए 10 बार लगा तो 10 लिखे, 5 से भागा दिए 2 बार लगा, 5 दूना 10, अब 2 लग ही नहीं रहा है, ये चलते हैं 10 गुना 2 12। समझ में आ गया होगा। ये तो अलग से ऐसे बता दिए हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1220 रुपये 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपया हो जाता है। अगर दर को 3% कम कर दिया जाए तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, अभी रोज़ बताते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इनटू टाइम परसेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3% का कमी हो जाए, ठीक है, तो कमी हो जाए तो -3 लिख लेंगे। और टाइम क्या है, 2 साल बाद पूछ रहा है, यानी -6% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो -6% 1220 का निकालेंगे का -6/100। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 और 6 1 7। ऊपर में ये 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव जाएगा, यानी इतना रुपया कम मिलेगा अगर 3% को हम कम करते हैं तो 2 साल का हमें मिश्रधन मिला हुआ है 1320, ऊपर में दिया हुआ है। तो 1320 में अगर ये माइनस करते हैं 73.2 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 9 में 3 जाएगा 6, इधर ये 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 12, 46.8 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1246 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो प्रिंसिपल है उसी पे ब्याज लगता है, तो हम सिंपली इसको बस ऐसे ही कर दिए। हाँ, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो हर साल जो इंटरेस्ट होता है ना वो भी प्रिंसिपल बन जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ केस नहीं है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, -6% डिस्काउंट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, और उस हिसाब से 73 रुपया कम जाएगा इंटरेस्ट पूरे 2 साल में, 73.2 रुपया। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी और सी एक काम को अलग अलग 10, 15 और 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। अब देखिए, अब बोल रहा है ए बी सी कोई काम कर रहा है, ए बी सी कितने दिन में, 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 30 दिन में। तो इफ़िशियंसी क्या, वर्क क्या हो जाएगा, 30 अभी बताए थे, 10, ये इफ़िशियंसी हो जाएगा 2 और ये 1, तीनों मिल के काम करेगा। 30 काम है, तीनों का इफ़िशियंसी 3 2 5 1 6, सिंपली डिवाइड करेंगे 5 दिन में, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है। इस लेन देन में उसे वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4320 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कल भी बताए थे हम, एमपी और सीपी का रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और रेशियो क्या हो जाता है, सीपी बराबर 100 और माइनस डिस्काउंट। देखिए 25% का लाभ होता है, ठीक है, 25% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 60, ठीक। और इसको 5 से काटेंगे तो ये 12 और ये 25। ये सीपी एमपी और सीपी का रेशियो हो गया, रिलेशन हो गया।
अब बोल रहा है कि जब जो खुदरा व्यापारी है उसको वो वस्तु कितना में पड़ता है, 4320 रुपया में, यानी 12 का बता रहा है, 12 यूनिट का वैल्यू है 4320, तो 25 का पूछ रहा है, यानी मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 4320 बटा 12 और गुना 25 गुना 25। अब इसको काटेंगे 12 से, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 7 12 छक 72। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 छकम 150, 0 बाकी 15, 25 दिया 75 और 15 90, 9000 हमारा आंसर हो जाएगा। 9000 रुपया इसका मार्क प्राइस था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है एमपीसीपी का रिलेशन पे क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाति अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, शेष आय का 15% किराए पर और बाकी बचे हुए का 60% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करती है। यदि वह महीने में 9792 रुपया बचाती है तो वह किराए पर कितना रुपया खर्च करती है। ठीक है, देखिए इधर अगर 100 रुपया है मान लीजिए स्वाति के पास, ठीक ना, तो वो 20 रुपया किराने के सामान पर, 20% ही किराना पे तो बच गया कितना, 80। अब 80 का बोल रहा है 15% कर रहा है किराया पर, तो 80 का 15 कितना हो जाएगा, कर दे 12 किस चीज़ पे है, किराया पे। ठीक है ना, 12% किराया पे, तो 80 में 12 जाएगा तो बच कितना जाएगा, बच जाएगा 68%। अब ये जो बच रहा है इसका 60% वो बच्चों के शिक्षा पे खर्च करती है, 60%। तो इसका 60% जब खर्चा कर देगी तो बचेगा कितना, 40% बचेगा। तो 68 का 40% अगर हम निकालें हैं, 68 का 40% अगर हम निकालें, अरे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 8 चौक 32 और 6 चौक 24 और 3 27, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 27.2% उसका बचत है। अब 27.2% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 27.2% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 9792, 2792। तो पूछ रहा है कि उसका इनकम कितना है। अब निकाल दे, इनकम क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा उसका इनकम, नहीं सॉरी इनकम नहीं पूछ रहा है भाई साहब, क्या पूछ रहा है, किराए पे खर्च, 12% का वैल्यू पूछ रहा है। तो किराए पे खर्च क्या हो जाएगा, किराया पर खर्च हो जाएगा 9792 डिवाइड बाई 27.2 मल्टीप्लाई बाई 12, दशमलव को हटा देते हैं, एक 0 चिपका देते हैं। ठीक है, अब काटिए, 4 से तो कट ही जा रहा है, 4 से अगर काटें, 4 छक 24, 4 अठी 32, 4 से काटें 2 16, 4 चौक 16, 4 अठी 32, और कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, इसको 4 से अगर काटें तो हो जाएगा 4 छक 24, 1 2, 17 से कटता है, 17 तिया 51, कट जा रहा है, 17 तिया 51 और ये 10 102, 17 छक 2 तल से। ठीक है, इतना आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 गुने 1200 120, 0 12 छक 72, अब 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 7 36 और 7 43, 4320। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि बी को दूरी तय करने में ए से 30 मिनट कम समय लगता है
तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए ए बी का स्पीड दिया हुआ है, भाई साहब रोज़ पूछ रहा है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं। ए और बी का स्पीड दिया हुआ है, एक है 8 और दूसरा है 12। एक है 8 और दूसरा है 12। 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का एज यूजुअली उल्टा हो जाएगा, 3:2 है ना। अब बोल रहा है कि 30 मिनट कम लगता है, किसको? बी को। बी को ही कम लगेगा ना, ये टाइम कम है, ये ज़्यादा है। 30 मिनट कम लगता है ए से, 30 मिनट कम लगता है बी को। ठीक, अब एक यूनिट का वैल्यू है 30 मिनट, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन भाई? दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 30 मिनट हो गया। तो किसी का भी निकाल लीजिए, 3 का निकालिए चाहे 2 का निकालिए, 3 का निकाल लेते हैं। तो 30 तिया ये 90 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट लग रहा है ए को 90 मिनट। और चाल क्या है? दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुना समय, चाल क्या है? 8। 8 गुना 90 मिनट में, तो घंटा में बदलेंगे इसको 60। 3 से काटो 2, 3 से 3, 2 से 4, यानी 12 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 6 साल पहले दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। पी की आयु ज्ञात करें। अब देखिए, पी और क्यू के आयु का रेशियो दिया है 6 साल पहले। 6 साल पहले जा रहे हैं तो -6 लिख देते हैं, 6 साल पहले का है भाई। उसके बाद उसका आयु दिया हुआ है 3:2, और 4 साल बाद का आयु दिया हुआ है कितना? 8:7। अब देखिए, क्या यहाँ कितना साल चले हम टोटल कितना साल चले? 10 साल। 6 साल पहले का, और ये तो प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट से 6 साल इधर और 4 साल इधर, टोटल 10 ईयर का गैप है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो दोनों में कितना गैप है? 5 का। यानी हम बोल सकते हैं 5 यूनिट का वैल्यू 10 है ना। 5 का वैल्यू वास्तव में 10 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अब बोल रहा है पी का प्रेजेंट एज, तो ये हम 4 साल पहले का एज अगर निकालते हैं 8, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 16 है ना। 8 बराबर क्या हो जाएगा? 16 ईयर। लेकिन ये कब का है? ये 4 साल बाद का आयु है। 4 साल बाद का आयु है, तो प्रेजेंट आयु क्या होगा? प्रेजेंट आयु क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4 साल पीछे ले जाएंगे इसको प्रेजेंट में आने के लिए, तो ये 12। इस तरह से 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई ½ मीटर तथा ऊंचाई ½ मीटर है, तो कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना है क्या, कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक ना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब क्या है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? वो घनाभ के है, क्यूबॉइड है, जो उसका आयतन क्या हो जाएगा? LBH। लंबाई क्या है? लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक ना, तो 1 मीटर को गुना करेंगे हाफ से और फिर हाफ से, सब मीटर में, यानी इसका जो आयतन आ जाएगा 1/4 मीटर क्यूब। अब बोल रहा है 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर, तो 1/4 में कितना? 1/4 गुना 1000 है ना। 1/4 गुना 1000। अब 4 से इसको भागा करेंगे तो 4 दूना 8, इतना हो जाएगा। यानी इतना लीटर उसका क्षमता है, 250 लीटर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा लफड़ा नहीं था, बस वॉल्यूम निकालना है और इसको गुना कर देना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 मीटर व्यास वाले एक गोल ढांचे की बाहरी सतह को रंगा गया है। ठीक है, यदि रंगने की लागत 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इसे रंगने की
लागत क्या क्या होगा। अच्छा, अब देखिए दिया हुआ है एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, उसका व्यास दिया हुआ है 14, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और इसको चारों तरफ बाहर से रंगेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 4πr², 4πr² इसका होता है। तो आयतन जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे गुना 22/7 गुना 7, ये तो टोटल सरफेस एरिया है। और 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का कितना कीमत है 80 रुपया, तो इतना टोटल का कितना लगेगा, इतना गुना 80। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये दोनों को गुना कर दिए, अब इन सब को गुना कर दीजिए। गुना करें 7 चौक 28 दूना 56, 56 गुना क्या हो जाएगा 28, 7 चौक 28 दूना 56 गुने 11 गुना 80। देखिए कैसे गुना करते हैं। 8 से गुना करेंगे, 1 0 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। 8 से इसको गुना कीजिए, 8 चौक 8 छक 48 और 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, ये तो गुना हो गया। अभी 11 बच गया, तो 11 में गुना करने के लिए क्या करते हैं, यही कर देते हैं। 8 2 8 4 48, 8 4 12, ये 9 हो जाएगा ना। इतना हो जाएगा आंसर, इतना रुपया लग जाएगा उसको रंगने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है sin 4a माइनस cos 4a इक्वल टू 1, तो a/2 का पूछ रहा है वैल्यू क्या होगा। देखिए sin 4, अरे यार साइन लिख, sin 4a माइनस cos 4a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए है ना, माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए है, ठीक। तो इसको हम बदल देते हैं किस में, इसको हम बदल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में, बोलते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ये तो पता ही होगा। तो इसे यहाँ पे 1 माइनस इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, और ये इधर जाके और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1। अभी क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, इधर आके ये जुट जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, और ये माइनस 1 उधर जाके जुट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर में 1 का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। अब साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो अगर साइन ए बराबर बोलें तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 हो सकता है। अब देखिए ए बराबर कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री, तो a/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे। समझ में आ गया ना पूरा, बस एक ही कंसेप्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, इसी से निकलता है। इतना बराबर 1 करेंगे तो साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस नहीं हो जाएगा, वही है, बस एक ही कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन है।
बन गया होगा आई थिंक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 2 वर्ष में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 40% का मतलब 2/5। अब ये 5 क्या है? प्रिंसिपल है, और 2 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं ना, PRT 5। रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है 8/100। 4 से काटें, 4 दूना 8, 25। 5 से देखिए 2 से 2 कट जाएगा। R= कितना आ जाएगा? 5%। 5% का मतलब 1/20। अब जो CI है, CI क्या हो जाएगा? 20 से 21 पहला साल में, दूसरा साल में भी 20 से 21, 400। अब 21 का स्क्वायर 441 होता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के यहाँ से? 41। 400 तो यही है, प्रिंसिपल ही है, तो 41 हो गया। अब दिया हुआ है क्या चीज़? 400 का वैल्यू दिया हुआ है 30,000, तो 41 का निकालना है। तो 30,000 गुना 41/400, 2 0 से 2 0। देखिए 4 से काटेंगे तो ये 75 बार में कट जाएगा, क्योंकि 4 से काटेंगे, ये 2 शून्य है तो 100 है, तो 25। 4 से कट जाएगा 25, दिया 75। हम ऐसे ही काटते हैं, 75 से कट जाएगा। अब देखिए 75 गुना 41 अगर करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, 75 गुना 41। 75 गुना 41 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर ही लेते हैं। 5 और 7, 20 और 30, 5703, 3075 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये आखिरी प्रश्न है, और एज यूजुअली आखिरी प्रश्न कहाँ जाता है? HW। ये प्रश्न बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोग कितना स्कोर हुआ ये भी कमेंट में बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। यही सारे प्रश्न रहते हैं एग्ज़ाम में। मेरा अब वादा है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरे एग्ज़ाम तक पूरा सेशन देखिए, सारे मिक्स क्वेश्चन 1 नंबर का, बहुत ही अच्छा है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो आज का यही सेशन था, यहीं पे सेशन को अंत करते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।